हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक कंप्लीट एंड कम्प्रीहेंसिव कोर्स पढ़ा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक कंप्लीट एंड कम्प्रीहेंसिव कोर्स आपके अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और सभी स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। स्टूडेंट, चूंकि इस कोर्स को प्री कम मेंस के हिसाब से डिजाइन किया गया है, इसलिए आप इस कोर्स को ना केवल अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बल्कि आप इसे मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने पिछले क्लासेस में इकोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं और बायोडाइवर्सिटी हमने स्टार्ट किया हुआ है। बायोडाइवर्सिटी की 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारी कोर्स की क्लास नंबर 8 है। इसके पहले हमने 7 क्लासेस कंप्लीट कर चुकी हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे कोर्स को नहीं देखा है और आज आप पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपसे मैं कहना चाहूँगा कि पहले आप इस कोर्स के जो 7 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, पहले उन 7 क्लासेस को जरूर देखिए। उन 7 क्लासेस को देखने के बाद आपको ये कोर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा और आप इससे मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हमारे आज का जो क्लास नंबर 8 है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ था अभी अपनी लास्ट क्लास में, बायोडाइवर्सिटी कि जो हमारे कंजर्वेशन के टाइप्स थे वो हम देख रहे थे। हमने संरचनात्मक उपाय देख लिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अगला उपाय था हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, वो है विकासात्मक उपाय। इसके अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए आवासों के विकास हेतु कई प्रकार के कार्य शामिल किए जाते हैं। अगर हम विकासात्मक उपाय की बात करें तो स्टूडेंट्स, जैव विविधता संरक्षण के लिए आवासों के संरक्षण की बात अगर की जा रही है तो इस प्रकार के उपाय को हम विकासात्मक उपाय कहते हैं, जैसे वनों का विकास, समुद्री वनस्पतियों का विकास और पौधरोपण कार्यक्रम। ये सभी जो प्रकार हैं, इन सभी को हम विकासात्मक उपाय कहते हैं, जिसके द्वारा हम जैव विविधता संरक्षण कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं जो जैव विविधता संरक्षण के निषेधात्मक उपाय हैं। निषेधात्मक उपाय कौन कौन से हैं? इस उपाय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों को शामिल किया गया। अगर हम लीगल कंजर्वेशन की बात करें या लीगल प्रोसीजर की बात करें या निषेधात्मक उपायों की अगर हम बात करें, कानूनी उपायों की बात करें जो जैव विविधता संरक्षण के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो उन सभी के अंतर्गत जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानून है और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संधियां हैं, आइए हम उन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों को देखते हैं। पहला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो पहला है IUCN, दूसरा है WWF, तीसरा है साइट्स, फिर आता है ट्रैफिक, फिर आता है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल के बारे में, और फिर आता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो स्टूडेंट्स, इन तरीकों से जो ये संधियां और जो ये कानून है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002 और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसके बाद आता है बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचर, कल्पवृक्ष, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान जो कि देहरादून में है, और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड। ये सभी जो उपाय हैं या ये सभी जो संस्थान हैं या ये सभी जो संधियां हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए, उनसे संबंधित है। आइए हम देखते हैं पहले जो हमारी इंटरनेशनल जो तरीके हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो की गई हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए, उनमें से जो पहला है वो है हमारा IUCN। IUCN की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में 1948 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य जो है वो पौधों एवं जंतुओं की विलुप्तीकरण की जो प्रजातियां हैं उनको विलुप्त होने से बचाना ही है। स्टूडेंट्स, 1969 में IUCN ने संकटाग्रस्त प्रजातियों हेतु रेड डाटा बुक तथा दुर्लभ प्रजातियों के लिए ग्रीन डाटा बुक जारी करना स्टार्ट किया। तो स्टूडेंट, जो संकटाग्रस्त प्रजाति है उनके लिए रेड डाटा बुक जारी की जाती है और जो ग्रीन डाटा बुक है वो दुर्लभ प्रजातियों के लिए IUCN के द्वारा जारी की जाती है। IUCN को वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन यानी कि WCU भी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, अगर हम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात करें, WWF क्या है, तो यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 को मॉर्गस स्विट्जरलैंड के 3 लोगों जूलियन हैक्सेल, पीटर स्कॉट और EM निकलसन ने किया था। यानी कि WWF की जो स्थापना की थी वो 3 लोगों ने की थी, जूलियन हक्सले,
इस पीटर स्कॉट और ईएम निकलसन। स्टूडेंट्स, जो IUCN का जो प्रतीक चिन्ह है वो है जियांट पांडा। मुख्यतः इसका कार्य WCU को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। स्टूडेंट, जो जियांट पांडा है वो जो प्रतीक चिन्ह है ये हमारा WWF का है, वर्ल्ड वाइड फंड का है। अगर वर्ल्ड वाइड फंड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड फंड की जो मुख्यतः कार्य है वो WCU को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, इसलिए इसे IUCN का खजाना भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम WWF को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का वित्तीय खजाना भी कहते हैं। साइट्स, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये विभिन्न देशों के सरकारों के मध्य होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जो 1973 में वाशिंगटन में आयोजित किया गया था, इसलिए इसे वाशिंगटन समझौता भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता संरक्षण करने वाला समझौता था। विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ये प्रयास था जहां पर जैव विविधता संरक्षण करने की बात कही गई थी। इसका जो मुख्यालय है, साइट्स का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। वर्तमान में 183 जो कंट्रीज हैं वो साइट्स के सदस्य देश हैं। टोंगा 2016 में इस समझौते के मध्य जीवों तथा अंगों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। जो टोंगा है वो 2016 में लास्ट कंट्री है जो साइट्स का सदस्य बना गया था। साइट्स के जो समझौते हैं उनके माध्यम से जीवों तथा अंगों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिबंधन के क्षेत्र में किया गया प्रयास करने के लिए कार्य साइट्स के द्वारा किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, साइट्स के अंतर्गत अगर प्रजातियों को 3 परिशिष्टियों में बांटा गया है। पहला जो परिशिष्टि है वो है संकटग्रस्त प्रजातियां, इसमें शामिल की गई हैं। इसमें जो प्रजातियां शामिल की गई हैं उनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो साइट्स की जो परिशिष्टि 1 है यानी कि एनेक्सर 1 में जो प्रजातियां हैं उनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके अंतर्गत लगभग 630 जंतु और 301 पादप की प्रजातियों को शामिल किया गया है। यदि हम एनेक्सर 2 की बात करें, परिशिष्टि 2 की बात करें तो इसमें संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल नहीं है, परंतु ऐसी प्रजाति जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है उनको शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इनका संभव है लेकिन विनिमय के माध्यम से, अर्थात जो परिशिष्टि 2 में यानी कि एनेक्सर 2 में जिन पादप एवं जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा गया है उनका अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो संभव है, लेकिन जिन राष्ट्रों के बीच में इनका व्यापार होगा उनके मध्य आपस पर जो रेगुलेशन जरूरी है। और इसके अंतर्गत जो प्रजातियां हैं वो संकटाग्रस्त तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि वो कहीं संकटाग्रस्त प्रजातियां ना हो जाएं, इसलिए इनको परिशिष्टि 2 में रखा गया। तो इसलिए स्टूडेंट, जो एनेक्सर 2 में प्रजातियां रखी गई हैं वो संकटग्रस्त तो नहीं है, लेकिन वो संकटग्रस्त की श्रेणी में है। मतलब हो सकता है कि आने वाले नियर फ्यूचर में ये प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियां हो जाएं, तो ऐसी प्रजातियों को परिशिष्टि 2 में यानी कि एनेक्सर 2 में रखा गया है। इसके अंतर्गत 4827 जंतुओं को और 29,592 पादपों की प्रजातियों को शामिल किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम एनेक्सर 3 की बात करें तो इसमें संकटापन्न प्रजाति नहीं है, परंतु किसी सदस्य देश के द्वारा इसे संरक्षित किया गया हो। ऐसी प्रजातियों के बारे में मतलब ऐसी प्रजातियों को संरक्षित किया गया है परिशिष्टि 2 के अंतर्गत जो संकटापन्न प्रजातियां तो नहीं है, बट पर्टिकुलर किसी कंट्री ने उन प्रजातियों को संरक्षित कर रखा है। इस प्रजाति के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सदस्य देशों से उसकी मांग की जाती है। ऐसी प्रजाति का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनिमय के माध्यम से किया जा सकता है और इसके अंतर्गत 135 जंतु और 12 पादपों को शामिल किया गया है। इसके बाद जो हमारा अगली अंतर्राष्ट्रीय संधि या जो अगला अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है वो है ट्रैफिक, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। स्टूडेंट्स, इसकी स्थापना IUCN तथा वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा 1976 में की गई थी। जीव जंतुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्रों पर निगरानी रखना जो इस प्रकार का कार्य करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। ट्रैफिक का जो कार्य है वो जो अंतर्राष्ट्रीय जीव जंतुओं का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसके केंद्रों पर निगरानी रखने का कार्य ट्रैफिक के द्वारा किया जाता है। अगला जो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992, यह जैव विविधता संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी संधि है। इस संधि को 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित होने वाले प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। जो हमारा कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, इसे रियो में जो पहला हमारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी समिट हुआ था, उसमें इस कन्वेंशन को शामिल किया गया था और स्वीकार किया गया था। CBD के माध्यम से जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी समझौते के हस्ताक्षर हेतु 5 जून 1992 को ओपन किया गया और 29 दिसंबर 1993 में यह समझौता जो है वो प्रभावी हो जाता है और लागू हो जाता है। 5 जून 92 को ही CBD पर हस्ताक्षर भारत
कर देता है और 18 फरवरी 1994 से भारतीय संसद द्वारा इसे अनुमोदित माना जाता है। सीबीडी की शर्तों के अनुपालन हेतु भारत में भी जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया गया। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी कि एनबीए का गठन 2003 में किया गया। स्टूडेंट्स, जो सीबीडी के तहत 3 अन्य समझौते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल हुआ जो 2002 में हुआ, नगोया प्रोटोकॉल हुआ वो 2010 में हुआ, और आइची लक्ष्य जो हुए वो 2011 से 2020 के मध्य किए गए। पहला आता है, जो पहला समझौता हुआ था सीबीडी के अंतर्गत, वो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000। कार्टाजेना प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो सीबीडी के पक्षकारों की बैठक कोलंबिया के कार्टाजेना शहर में 2002 में आयोजित की गई। इसी सम्मेलन में एलएमओ अथवा जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न होने वाले खतरों से सुरक्षा हेतु एक समझौता किया गया। इसे कार्टाजेना प्रोटोकॉल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर पूछा जाए कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल एलएमओ या जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल 11 सितंबर 2003 में लागू होता है। भारत कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर 23 जनवरी 2003 को हस्ताक्षर करता है और 11 सितंबर 2003 से यह भारत में प्रभावी हो जाता है। इसे भारत में लागू करने की जिम्मेदारी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के पास है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास है। स्टूडेंट्स, सीबीडी के अंतर्गत जो हमारा दूसरी संधि या दूसरा प्रोटोकॉल था वो था नगोया प्रोटोकॉल। ये जापान में शहर एक नगोया, वहां पर 2010 में इसको प्रतिपादित किया गया था। सीबीडी के तहत COP10 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है उसके 10वें संस्करण में नगोया में सन 2010 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त होने वाले लाभों का समुचित बंटवारा करने हेतु एक समझौता किया गया। इस समझौते को ही हम नगोया प्रोटोकॉल कहते हैं। तो नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त होने लाभों का समुचित बंटवारा किस प्रकार किया जाए, इससे संबंधित है हमारा नगोया प्रोटोकॉल। इस पर हस्ताक्षर करने वाले 50वां देश जो उरुग्वे था। नगोया प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 से प्रभावी है। भारत इस पर हस्ताक्षर जो है 11 मई 2014 को करता है और 12 अक्टूबर 2014 से नगोया प्रोटोकॉल भारत में भी प्रभावी हो जाता है। जो अगला हमारा जो सीबीडी के तहत जो हमारा कन्वेंशन था या जो अगली संधि थी वो थी आइची लक्ष्य 2010। आइची जापान का एक प्रांत है, इसी प्रांत में ही नगोया स्थित है। सीबीडी के तहत 2010 में ही जैव विविधता के लिए एक रणनीतिक योजना को स्वीकार किया गया। इसी रणनीतिक योजना के तहत 2011 से 2020 तक के लिए एक लक्ष्य तय किया गया जिसे हम आइची लक्ष्य कहते हैं। आइची लक्ष्य के तहत कुल 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यदि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2010 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। तो स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2010 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया। 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया। सीबीडी के तहत COP11 का आयोजन 2012 में हैदराबाद में किया गया था। इसके अलावा आइए देखते हैं जो अगला संधि या अगला कानून है जैव विविधता संरक्षण से, वो है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। यह एक गैर सरकारी संस्था है जो पक्षियों एवं उसके आवासों के संरक्षण हेतु कार्य करती है। ये तो अभी तक जो हमने देखा ये सभी थे इंटरनेशनल बाध्यकारी संधियां थी जो सीबीडी यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के लिए जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया गया, ये वो संधियां और कानून थे। आइए हम देखते हैं कि भारत में जैव विविधता के लिए क्या क्या प्रयास किए गए और कौन कौन सी संधियों को या किन किन प्रोटोकॉल्स को लागू किया गया। तो भारत के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यह कानून जीव जंतुओं की सुरक्षा हेतु उनके अवैध व्यापार एवं तस्करी को रोकने के उद्देश्य से 1977 में लाया गया था। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में लागू था। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 66 धाराएं तथा 6 अनुसूची शामिल की गई। स्टूडेंट्स, पहले इसमें जम्मू कश्मीर राज्य को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बना हुआ है यानी कि भारत का एक स्टेट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, इसलिए अब जम्मू कश्मीर में भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया। इस अधिनियम में 6 माह से 6 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और 2000 से 25,000 रुपए तक की जुर्माने का भी प्रावधान है। 2003 में इस अधिनियम में संशोधन करके इसका नया नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 कर दिया गया। स्टूडेंट्स, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 में भारत में पहली बार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया। इसी वर्ष
वन संरक्षण अधिनियम लाया गया। भारत में पहली वन नीति 1952 में लाई गई और इसमें संशोधन 1980 में किया गया। फिर आता है हमारा जैव विविधता अधिनियम 2002। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये कई बार पूछा गया है। बायोडाइवर्सिटी अधिनियम 2002। भारत में बायोडाइवर्सिटी एक्ट 11 दिसंबर 2002 में पारित किया गया, जिसमें 12 अध्याय और 65 धाराएं शामिल है। इस अधिनियम को लागू करने एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी 3 संस्थाओं को दी गई है। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड SBB को, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को, और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता स्थानीय प्रबंधक समितियों को दिया गया है। स्टूडेंट, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण क्या है? आइए देखते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी क्या है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत 8 धारा जो है उसके अंतर्गत सन 2003 में किया गया। यह एक वैधानिक या सांविधिक प्राधिकरण है, यानी कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। जैव विविधता से संबंधित अन्य कार्यों के अलावा जैव चोरी को रोकने और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा का कार्य भी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। भारत में पेटेंट कराने हेतु NBA की अनुमति आवश्यक होती है। आइए देखते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS 1883 ये क्या है? इसकी स्थापना 1883 में बम्बई में की गई। इसकी स्थापना 8 प्रकृतिवादी जो विचारधारक थे उन्होंने किया। इसमें 2 भारतीय भी थे। पहले थे डॉक्टर अर्जुन सखाराम और दूसरे थे आत्माराम पांडुरंगा। इसका लोगो जो है हॉर्नबिल था और इसकी सोसाइटी में भारतीय बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध सलीम अली जुड़े हुए थे। स्टूडेंट्स, ये जो है इसका लोगो हॉर्नबिल है और इससे सलीम अली जो हमारे बर्डमैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं वो इससे जुड़े हुए थे। इस सोसाइटी द्वारा कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया जाता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ये कुछ पत्रिकाओं को भी प्रकाशित करती है, जैसे जर्नल ऑफ इंडियन नेचुरल हिस्ट्री, बुक ऑफ इंडियन रेप्टाइल्स, हॉर्नबिल एंड हैंडबुक ऑफ बर्ड्स। स्टूडेंट्स, और ये देखते हैं भारतीय वन्यजीव बोर्ड इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड 1985। इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1985 में की गई और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 इनकी स्थापना कोलकाता में की गई। पादप एवं जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची जारी करता है ये भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार हमारे स्टेट PSC में पूछा गया है, यानी UP PSC में भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। जैसे भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड ये क्या है? वन्य जीवों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के रोकथाम के लिए इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 2007 में की गई और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। फिर आता है भारतीय जीव पशु कल्याण बोर्ड 1992, PCA एक्ट 1962। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1962 के तहत 1962 में ही की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। स्टूडेंट्स, विश्व के विभिन्न भागों में जैव विविधता का वितरण एक समान नहीं होता है। अभी तक जो हम देख रहे थे वो सारे हमारे जो कानूनी लीगल कन्वेंशन या जो भी अधिनियम थे या जो भी जैव विविधता संरक्षण के लिए किए गए प्रयास थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको हमने देखा। आइए अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर्स में एक हिंट के रूप में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। तो आइए देखते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में जैव विविधता का जो वितरण है वो एक समान नहीं पाया जाता है। विश्व का 70% जैव विविधता केवल विश्व के 7% भूभाग में ही पाया जाता है। ऐसा क्षेत्र जहां पर जीव जंतुओं एवं पादपों की बहुलता विद्यमान हो, साथ ही साथ स्थानीय जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रचुरता विद्यमान हो, उनके आवास विनाश का संकट भी मौजूद हो, उसे जैव विविधता का तप्त स्थल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैव विविधता तप्त स्थल होने के जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं, पहली बात तो पादपों एवं जीव जंतुओं की बहुलता हो, दूसरा जीव जंतुओं की प्रचुरता हो और इसके बाद इनमें जो विनाश का और इनके आवास के विनाश का संकट भी मौजूद हो। ऐसे स्थानों को हम हॉटस्पॉट कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन आयर्स ने प्रयोग किया था। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के जो मानक हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए जरूरी है कि वहां पर प्रजाति की बहुलता होनी चाहिए, स्पीसीज की बहुलता होना चाहिए। ऐसा क्षेत्र जहां कई प्रकार की प्रजातियां
एवं जीव जंतु एवं पादप पाए जाते हैं। इसी प्रकार के क्षेत्रों को हम जाति बहुलता वाले क्षेत्र कहते हैं। शर्तें जो हैं कि बायोडाइवर्सिटी घोषित करने पर जाति बहुलता होने की जो शर्तें हैं वो शर्तें क्या हैं? 1500 से अधिक प्रजातियां आवश्यक हैं और विश्व के कुल प्रजातियों के 0.5% प्रजातियां होना आवश्यक है। यदि स्थानिकता की बात करें तो ऐसा क्षेत्र जहां स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता हो, स्थानिक प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। और जो तीसरा हमारा जो मानक है जैव विविधता तप्त स्थल को घोषित करने का, वो है आशंका बोध। इसका अर्थ है कि किसी प्रजाति का निकट भविष्य में लुप्त होने का संकट मंडरा रहा है तथा इसके आवास का 70% भाग नष्ट हो गया है। तो ऐसे स्थानों को जहाँ पर ये 3 प्राथमिकताएं पाई जाती हैं, पहला प्रजातियों की अधिकता, दूसरा स्थानिकता और तीसरा आशंका बोध, तो ऐसे स्थान को हम जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं। जो हॉटस्पॉट से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो है कंजर्वेशन इंटरनेशनल और CEPF क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप, और जिसकी स्थापना है वो 2000 में हुई थी। ये एक NGO है। हॉटस्पॉट के क्षेत्र में हॉटस्पॉट क्षेत्र के बचाव हेतु कार्य करने वाली संस्थाओं को ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप है ये हॉटस्पॉट के क्षेत्र में बचाव हेतु कार्य करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आइए देखते हैं, अभी तक पूरे विश्व में विभिन्न महाद्वीपों में कुल 36 स्थलों को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया जा चुका है। इसमें नवीनतम स्थल जिसे फरवरी 2016 में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का दर्जा प्राप्त हुआ वह है उत्तरी अमेरिका का तटीय मैदान। तो जो लेटेस्ट में अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछा जाए तो कौन सा है, वो है उत्तरी अमेरिका का तटीय मैदान। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भारत के जैव विविधता तप्त स्थल की बात करें तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि भारत के 4 क्षेत्रों को तप्त स्थल के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। पहला है पूर्वी हिमालय, नेपाल और भूटान का क्षेत्र है ये। दूसरा है पश्चिमी घाट, श्रीलंका का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। फिर आता है भारत में म्यांमार सीमा, इंडो बर्मा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड आते हैं। उसके बाद आता है सुंडालैंड क्षेत्र, 2013 में से शामिल किया गया था। ये निकोबार द्वीप में है। इसके अंतर्गत ब्रुनई, इंडोनेशिया और मलेशिया का क्षेत्र आता है। स्टूडेंट्स, भारत के संपूर्ण विश्व का 8% जैव विविधता पाई जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार जो जैव विविधता तप्त स्थल सबसे ज्यादा है वो है भारत म्यांमार की सीमा है, फिर सुंडा क्षेत्र आता है, उसके बाद पूर्वी हिमालय और सबसे बाद में पश्चिमी घाट आता है। यदि सर्वाधिक जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट की हम बात करें भारत में तो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई क्यों जाती है? क्योंकि जो हमारे ग्रीष्म ऋतु के जो हमारे मानसून होते हैं वो सबसे पहले हमारे पश्चिमी घाट से ही प्रारंभ होते हैं। केरल का साइलेंट वैली जहाँ पर वर्ष भर वर्षा लगभग होती रहती है, वहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हमारा जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है 0 डिग्री अक्षांश, जो हमारा भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है, ये क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, आर्द्र भूमि क्या है और रामसर सम्मेलन क्या है। स्टूडेंट्स 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। आइए देखते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीने तक प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से शांत या बहता हुआ जल, मीठा या खारा जल, समुद्री या गैर समुद्री जल जमाव बना हो तथा जल की गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो, ऐसी भूमि को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। इस प्रकार आर्द्र भूमि स्थल एवं जल के संक्रमण का क्षेत्र है। स्टूडेंट्स, अगर ये जलीय क्षेत्र है और ये स्थल का क्षेत्र, जैसे हमारे जहां पर समुद्री क्षेत्र से जब हमारे जो स्थलीय भाग मिलते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन जो एरिया होता है वो आर्द्र भूमि के रूप में कहलाता है। इस इंटरसेक्शन एरिया को हमने आपको बताया था, इस इंटरसेक्शन एरिया को हम इकोटोन भी कहते हैं। इकोटोन क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 पारिस्थितिकी तंत्रों का जो क्षेत्र होता है, 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जो कॉमन एरिया होता है उसे हम इकोटोन कहते हैं। इसी तरीके से जल एवं स्थल के बीच का जो कॉमन एरिया है उसे हम आर्द्र भूमि भी कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का 5 से 6% जो भूमि आर्द्र भूमि के रूप में मौजूद है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत झील, तालाब, नहरें, डेल्टा, एस्चुरी, मैंग्रोव आदि को शामिल किया गया है। स्टूडेंट्स, आर्द्र भूमि की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो ये अनगिनत प्रकार के सूक्ष्म जीव जंतुओं एवं वनस्पति के विकास एवं आवास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते हैं। जैव विविधता तथा खाद्य श्रृंखला का संरक्षण करते हैं। ये हानिकारक रसायनों का पुनर्चक्रण करते हैं, इसलिए आर्द्र भूमि को प्राकृतिक किडनी भी कहा जाता है। यह भूमिगत जल में वृद्धि करता है और यह मृदा संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि रामसर समझौता यानी कि रामसर सम्मेलन क्या है। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है और कई बार इस क्वेश्चन को हमारे यूपीएससी में और कई सारे स्टेट पीएससी में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। ईरान के जो कैस्पियन सागर के तट पर रामसर नामक एक शहर है, या इस शहर में 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए जो समझौता होता है उसे रामसर सम्मेलन या रामसर समझौता कहते हैं। भारत रामसर समझौते में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। चूंकि रामसर सम्मेलन 2 फरवरी को किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, यदि हम वेटलैंड इंटरनेशनल की बात करें, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रामसर साइट्स से रिलेटेड है, आर्द्रभूमियों से रिलेटेड है। इस जो वेटलैंड इंटरनेशनल है, इसकी स्थापना 1996 में नीदरलैंड में की गई थी और ये एक एनजीओ है जो आर्द्रभूमि संरक्षण के संदर्भ में कार्य करती है। भारत के संदर्भ में अगर आर्द्रभूमि की बात करें तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत में आर्द्रभूमि की पहचान की जाती है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि की पहचान असम में किया गया। भारत की कुल भूमि का 4.63% आर्द्रभूमि के रूप में उपलब्ध है। सलीम अली पक्षी एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र द्वारा आर्द्रभूमि के संदर्भ में समय समय पर रिपोर्ट जारी की जाती है। राष्ट्रीय जलीय परितंत्र संरक्षण योजना NPCA, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके बाद आता है हमारा आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन कानून 2010। इस कानून के तहत 12 सदस्यीय वेटलैंड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी आर्द्रभूमि विनियोग प्राधिकरण के गठन की बात की गई थी। रामसर समझौते के अंदर मान्यता प्राप्त भारत के आर्द्रभूमि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा भारत में कुल 200 आर्द्रभूमियों की पहचान की गई है, परंतु रामसर समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल 26 मान्यता प्राप्त रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंतर्गत। यदि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें रामसर साइट्स के बारे में या आर्द्रभूमियों के बारे में, तो भारत का जो सबसे बड़ा, अगर आर्द्रभूमि की बात करें, सबसे बड़ा वेटलैंड की बात करें तो वो चिल्का झील है उड़ीसा में। सबसे छोटी अगर हम आर्द्रभूमि की बात करें तो वो है चंद्रताल, हिमाचल प्रदेश में। विश्व में पहला रामसर के तहत मान्यता प्राप्त करने वाला आर्द्रभूमि था कार्नोग पेनिनसुला। विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कनाडा का क्वीन मॉड आर्द्रभूमि है, 61,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। जुम्बा नेग्राई कांगो गणराज्य का, ये भी एक विश्व का बड़े आर्द्रभूमियों में से एक है। स्टूडेंट्स, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, आइए देखते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को देखने से पहले हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और ये क्वेश्चन आप यूपीपीएससी का पेपर उठा के आप देख लीजिए। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन कई बार कई विभिन्न तरीकों से पूछा गया है, जैसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है, या निम्नलिखित में कौन सी जो संधियां हैं वो आर्द्रभूमियों से या रामसर समझौते से संबंधित है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कई बार पूछा गया है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वो रामसर सम्मेलन से या आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। यह रिकॉर्ड रामसर समझौते के तहत ही आता है। इसमें उन आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है जो इस श्रेणी में आती हैं, जो इस प्रकार है। वह आर्द्रभूमि रामसर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इस रिकॉर्ड के अंतर्गत, इस समझौते के अंतर्गत ये जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बेसिस पे रामसर भूमियों को सम्मिलित किया गया है। वह आर्द्रभूमि रामसर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और दूसरा, आर्द्रभूमि का जो प्रदूषण एवं अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण परितंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावी हो चुका है या हो रहा है अथवा फिर भविष्य में होने की संभावना है। भारत में 2 आर्द्रभूमि इस रिकॉर्ड में शामिल हैं। पहला है केवल देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1990 में शामिल किया गया, और दूसरा है लोकटक झील जो मणिपुर में है। इसे भी हमें 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया। और तीसरा है चिल्का झील, 1993 में थी, अब 2002 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से चिल्का झील को बाहर कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और स्टूडेंट्स, आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या कोई पॉइंट्स पे आपको प्रॉब्लम आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, आपके उस प्रॉब्लम का सल्यूशन जरूर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कोर्स। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, आप हार्ड वर्क करते रहिए और तब तक करते रहिए जब तक कि आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास ही हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।